हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथोफिलिक एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट 4 में जो भी क्वेश्चन बच गया था उसे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को 20 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करना था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन गिवन है, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2018 एंड एफ मैप डिफाइंड एज जी टू जी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 5। देन फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। बी ऑप्शन कहता है एफ इज नॉट इंजेक्टिव। सी कहता है एफ इज नॉट सर्जेक्टिव एंड डी गिवन है there exist x not equal to e belongs to g such that fx equal to x inverse। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है 2018 और एक मैप डिफाइंड है आपका g टू g सच दैट fx इक्वल टू क्या है तो x टू द पावर 5 है। मुझे चेक करना है फर्स्ट ऑप्शन में कि क्या f ऑटोमॉर्फिज्म है g का या नहीं है। मुझे ऑटोमॉर्फिज्म चेक करना है तो पहले मैं क्या चेक करूंगा कि f आइसोमॉर्फिज्म है g का या नहीं है, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है तो ऑटोमॉर्फिज्म एक प्रकार का आइसोमॉर्फिज्म ही होता है जो जी से जी डैश में ना होकर, यदि वो आइसोमॉर्फिज्म जी से जी में होता है तो मैं वैसे आइसोमॉर्फिज्म को बोलता हूँ कि ऑटोमॉर्फिज्म है। मतलब मुझे चेक करना है कि जो एफ मैप डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 एक आइसोमॉर्फिज्म है जी का। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2018 है और मैपिंग डिफाइंड है और जी अवेलियन है। तो यहां से आपको स्टेटमेंट बताया गया है कि इफ जी बी अ फाइनाइट abelian group, ठीक है, abelian group of order n हो एंड कोई मैप डिफाइंड हो g से g सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर m हो, देन मैं बोलता हूं कि f आइसोमॉर्फिज्म होगा। देन f इज आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म कब तो इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ m, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ g मतलब n क्या हो 1। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है तो m के जगह पर क्या है 5 है, तो क्वेश्चन में गिवन है m इक्वल टू 5 और ऑर्डर ऑफ g मतलब n इक्वल टू क्या गिवन है 2018। यदि मैं इसका जीसीडी निकालूं तो जीसीडी ऑफ 5 और 2018 क्या हो जाएगा तो 5 प्राइम और ये इवन है तो इसका जीसीडी क्या आ जाएगा 1 है। और साथ में क्वेश्चन में गिवन है कि जी कैसा है तो अबेलियन ग्रुप है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जैसे ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एफ आइसोमॉर्फिज्म है जी का, और जैसे ही एफ आइसोमॉर्फिज्म हुआ जी का तो क्या हो गया ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। तो जो ऑप्शन ए में गिवन है कि एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी वो हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। अब मैं बात करता हूं ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी कहता है कि f इज नॉट इंजेक्टिव। अब जब f आइसोमॉर्फिज्म है तो वो इंजेक्टिव भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों क्या है इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों गिवन है कि f इज नॉट इंजेक्टिव एंड f इज नॉट सर्जेक्टिव, लेकिन f आइसोमॉर्फिज्म है तो इंजेक्टिव भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा। अब मैं बात करता हूं ऑप्शन डी का। ऑप्शन डी गिवन है there exists x not equal to e belongs to g such that fx equal to x inverse। ओके, क्या बोलता है? ये बोलता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स होगा फॉर ऑल एक्स जो नॉट इक्वल टू बिलोंग्स टू जी है। ठीक है, मुझे चेक करना है कि क्या ऐसा एक्स जो आइडेंटिटी नहीं हो मिलेगा जिसका मैपिंग क्या हो इनवर्स हो। ठीक है, अब एफ एक्स इक्वल टू मैं एक्स इनवर्स लिखता हूं, इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स तो आपका डिफाइंड है क्वेश्चन में क्या है तो एक्स टू द पावर 5 है, तो मैं लिख देता हूं एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू एक्स इनवर्स। अब मैं जैसे ये लिखता हूं मैं दोनों तरफ क्या करूंगा x ऑपरेट करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 6 और x इनवर्स इनटू x तो क्या हो गया आइडेंटिटी। अब देखिए जैसे ही a मिला तो बस मुझे यहाँ चेक ये करना है कि क्या g के पास 1 2 3 या 6 ऑर्डर का कोई एक एलिमेंट है। यदि 4 पॉसिबिलिटी में से कोई एक पॉसिबिलिटी भी होल्ड करता है तो मैं बोल सकता हूं कि ऐसा x मिलेगा जिसका मैपिंग क्या होगा उसके इनवर्स पे होगा। अब देखिए 1 ऑर्डर का मैं एलिमेंट ले नहीं सकता क्योंकि 1 ऑर्डर का लूंगा तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, और ऑप्शन में गिवन है कि x आइडेंटिटी नहीं लेना है। तो मतलब मुझे चेक करना है कि 2 3 या 6 ऑर्डर का कोई एक एलिमेंट मिल रहा है। अब मैं बात करता हूं यदि 2 ऑर्डर का ग्रुप क्या गिवन है अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन है और 2 क्या है लिस्ट प्राइम है जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर रहा है। मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट तो एक मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 2 ऑर्डर का एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और जैसे ही 2 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई देगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई दे रहा है तो इसका यदि मैं पावर 3 करूं, ठीक है,
पावर 3 करूं तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 6 इक्वल टू e। मतलब g के घर में एक ऐसा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है जो x टू द पावर 6 इक्वल टू क्या दे रहा है, e दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट g के घर से मिल रहा है जिसका मैपिंग कहाँ जा रहा है, तो x इनवर्स पे जा रहा है। तो जो ऑप्शन डी में गिवन है देयर एग्जिस्ट ई नॉट इक्वल टू x बिलोंग्स टू g, वो ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन डी क्या है, ट्रू है। तो यहां से हमारा ऑप्शन ए और डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन गिवन है, द कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम डज नॉट होल्ड्स इन। मुझे चेक करना है कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम कौन कौन से ऑप्शन के लिए होल्ड नहीं कर रहा है। अब कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम कहता क्या है, तो कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम यही कहता है कि यदि कोई नंबर ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करे और उस ऑर्डर का सबग्रुप मिलता है तो मैं बोलता हूं कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड कर रहा है। लेकिन वो नंबर ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन यहाँ वहां पे यदि एक भी सब ग्रुप उस ऑर्डर का नहीं मिल रहा हो तो मैं वहां पर क्या बोलता हूं कि कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन का बात करता हूं, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, F4। अब ऑर्डर ऑफ 8 में बात करूं F4 का तो क्या होता है, 12 होता है। अब 12 का मुझे चेक करना है कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, तो 12 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है और 12 खुद को डिवाइड करता है। अब बात है कि A4 में मुझे 1 ऑर्डर का सबग्रुप तो मिलता है, 2 ऑर्डर का भी सबग्रुप मिलता है, 3 ऑर्डर का भी सबग्रुप मिलता है, 4 ऑर्डर का भी सबग्रुप मिलता है, लेकिन क्या 6 ऑर्डर का सबग्रुप मिलता है, तो 6 ऑर्डर का सबग्रुप जो है A4 के पास नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि A4 के पास मात्र 3 ही नॉर्मल सबग्रुप होता है, कौन कौन, एक आइडेंटिटी, दूसरा 4 ऑर्डर का सबग्रुप और तीसरा खुद A4। लेकिन जैसे ही मैं लेता हूं 6 ऑर्डर का सबग्रुप, तो मैं 12/6 करूंगा तो मुझे इंडेक्स क्या मिलेगा, 2। मतलब 6 ऑर्डर का सबग्रुप का यदि मैं मान लेता हूं कि 6 ऑर्डर का सबग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इंडेक्स कितना होगा, 2 होगा। और जैसे इंडेक्स 2 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 6 ऑर्डर का सबग्रुप नॉर्मल होगा। और हम लोग जानते हैं कि A4 के पास 3 ही नॉर्मल होता है, आइडेंटिटी, A4 और 4 ऑर्डर का सबग्रुप। लेकिन मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, 6 ऑर्डर का सबग्रुप जो है वो भी नॉर्मल सबग्रुप मिल रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 6 ऑर्डर का सबग्रुप तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आपको बताया भी गया है कैसे 6 ऑर्डर का सबग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 6 ऑर्डर का सबग्रुप यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन 6 12 को डिवाइड तो कर रहा है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ये लैग्रांज थ्योरम को होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब मैं ऐसे ही ऑप्शन बी का बात करता हूँ, तो ऑप्शन बी गिवन है F4 क्रॉस Z2। ठीक है, F4 क्रॉस Z2। अब मैं यदि इसका ऑर्डर का बात करूं तो इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर 12 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 24। अब 24 को कौन कौन नंबर डिवाइड करता है, तो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4, 6, 8 और 12 और 24। ये सारे नंबर 24 को डिवाइड करते हैं। अब बस मुझे ये देखना है कि जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं क्या मुझे उस नंबर का एक भी सबग्रुप नहीं मिल रहा है। तो 1 ऑर्डर का सबग्रुप किसके पास है, 2 ऑर्डर का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है, 8 का भी है, 12 का भी है, 24 का भी है। मतलब कि जो एक ग्रुप गिवन है उसका ऑर्डर 24 है और उसको जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो सारे नंबर का सबग्रुप इसके पास है। मतलब ये लैग्रांज थ्योरम के कन्वर्स को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना था, कौन होल्ड नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। ऐसे ही मैं बात करता हूँ ऑप्शन सी का, तो ऑप्शन सी गिवन है द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 4। मतलब गिवन है Z4 एडिशन मॉडुलो 4। अब ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, इसको जो नंबर डिवाइड करेगा वो सारे नंबर के सबग्रुप इसके पास मिलेंगे। मतलब एक कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम को होल्ड करेगा क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है। तो ये भी तो आपका होल्ड नहीं करेगा, मतलब एक कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम को होल्ड करता है। मुझे फाइंड क्या करना था, कौन होल्ड नहीं करता है, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन डी का, तो ऑप्शन डी गिवन है क्लेन-4 ग्रुप। अब क्लेन-4 ग्रुप क्या होता है, तो ये अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये अबेलियन ग्रुप होता है। और अबेलियन ग्रुप जो भी होता है उसके ऑर्डर पर जो नंबर डिवाइड करता है उस ऑर्डर का सबग्रुप मेरे पास मिलता ही मिलता है। मतलब क्लेन-4 ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है। तो इसको डिवाइड करने वाला 1, 2, 4 ऑर्डर का सबग्रुप तो इसके पास मिलेगा ही। तो यहाँ भी कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम क्या करता है, ये होल्ड करता है। मुझे फाइंड करना था कौन होल्ड नहीं करता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन गिवन है, लेट P Q distinct primes and G and H two groups of order of G equal to P and order of G equal to Q
जहाँ P और Q क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to Z इज R, क्या होगा? अब देखिए ऑर्डर ऑफ G क्या है, तो ऑर्डर ऑफ G दे रखा है क्या है, P है, और ऑर्डर ऑफ H क्वेश्चन में दे रखा है क्या है, Q है। साथ में ये भी दे रखा है कि P नॉट इक्वल टू Q, मतलब P और Q क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम है। ये दोनों क्या है, P और Q दोनों प्राइम नंबर है। अब मैं जैसे ही बोलता हूँ कि प्राइम है तो G आइसोमॉर्फिक किसके होगा, तो G आइसोमॉर्फिक होगा ZP के, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, प्राइम है, मतलब G क्या है, साइक्लिक है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। और कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो होता है आइसोमॉर्फिक किसके होता है, Zn के। और यहाँ पे n क्या है, P है, तो G किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ZP के। ऐसे ही H किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो H आइसोमॉर्फिक होगा ZQ के। और P नॉट इक्वल टू Q है। अब फ्रेंड आपको बताया गया है कि यदि मुझे फाइंड करना है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zm तो क्या होता है। यदि मैं बात करूं नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, फ्रॉम Zm टू Zn, ये क्या बताया गया आपको, तो GCD ऑफ M और N। तो यहाँ पे M और N क्या है, P और Q है, तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, फ्रॉम ZP टू ZQ क्या हो जाएगा, तो GCD ऑफ P और Q। अब देखिए P और Q क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम है, मतलब ये 3 है तो ये 5 है, 5 है तो 7 है, 7 है तो 9 है, मतलब एक नहीं है तो इसका GCD क्या आएगा, तो GCD 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों प्राइम है और डिस्टिंक्ट है तो इसका GCD क्या होएगा, तो इसका GCD 1 आएगा। तो ऑप्शन क्या गिवन है, तो ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है A, B ऑप्शन है P-1, C ऑप्शन है Q-1 एंड D ऑप्शन है PQ। मुझे फाइंड क्या करना था, तो मुझे फाइंड करना था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए ZP से ZQ में मेरे पास एक ही होमोमॉर्फिज्म मिला, तो डिस्टिंक्ट क्या जो है सो यही है, तो हमारा जो ऑप्शन A गिवन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट होमोमॉर्फिज्म कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन A क्या है, करेक्ट है। तो इसमें बस आपको जो ऑर्डर ऑफ GP दे रखा था, ऑर्डर ऑफ GQ दे रखा था, तो वहां से आपको ग्रुप पहचाना था, ये ग्रुप क्या होगा, तो ग्रुप क्या होगा, ZP और ZQ। और ये आप जैसे ही लिखते हैं तो आपको फार्मूला बताया गया है, Zm से Zn में उसका फार्मूला क्या होता है, Z2 से ZQ में आप सिंपली निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन गिवन है, लेट G be a cyclic group such that G has an elements of infinite order, then the number of elements of finite order in G is R। मुझे क्या फाइंड करना है कि G के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं फाइनाइट ऑर्डर के। क्वेश्चन में दे रखा है कि G कैसा है, तो G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसके पास इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट हैं। अब G साइक्लिक है और उसके पास इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है कि G इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। और मैं जैसे ही बोलता हूँ कि G इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब क्या है कि G आइसोमॉर्फिक किसके है, तो G आइसोमॉर्फिक है Z के, ठीक है। G आइसोमॉर्फिक किसके है, G आइसोमॉर्फिक है Z के। मतलब मुझे पता ये करना है कि Z के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं फाइनाइट ऑर्डर के। अब मैं बात करूँ यदि Z के पास, तो Z के पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट जो होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट होता है। वो कौन सा एलिमेंट होता है, तो वो आइडेंटिटी होता है। Z के पास सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है जिसका ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो हमारा ऑप्शन B गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन G इज आर 1, वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन B क्या है, करेक्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन गिवन है, लेट G be a non-abelian group of order P to the power 3 where P is prime, let ZG not equal to E, then मुझे बताना है कि ऑर्डर ऑफ ZG क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ G क्या है, तो P to the power 3 है, जहाँ P क्या है, प्राइम है, एंड G is non-abelian। अब मैं जैसे ही बोलता हूँ कि G नॉन अबेलियन, तो आपके माइंड में प्रॉपर्टी आना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपको बताया गया है कि यदि G नॉन अबेलियन हो और ऑर्डर उसका P to the power 3 हो, देन ऑर्डर यदि मैं बात करूँ सेंटर ऑफ G का, तो क्या होता है, तो P होता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको जो प्रॉपर्टी बताया गया है उसे माइंड में रखना है। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ तुम्हारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन गिवन है, द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप गिवन है रिलेटिव टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
जो ग्रुप गिवन है मुझे फाइंड करना है कि उसका ऑर्डर क्या है। तो क्वेश्चन में ग्रुप क्या गिवन है, तो ग्रुप गिवन है सेट ऑफ मैट्रिसेज ए बी सी टी, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट गिवन है 1, AD माइनस बी सी इक्वल टू 1, और इसके एंट्रीज कहाँ होते हैं, तो इसके एंट्रीज जो है ए बी सी डी बिलोंग्स टू Z3 है। मुझे फाइंड करना है कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है। अब देखिए, इस ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपको इस ग्रुप को पहचानना होगा कि ग्रुप किस टाइप का है। अब मैं जैसे इस ग्रुप को देखता हूं तो मैं बोलूंगा क्या, ये ग्रुप जो है SL2ZP टाइप का है। इस ग्रुप के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, तो इस ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं इसमें ABCD 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो AD माइनस BC इक्वल टू 1 होता है, और इसके एंट्रीज कहाँ से होते हैं, ABCD बिलोंग्स टू ZP होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P की जगह पर क्या गिवन है, 3 गिवन है, और बाकी सब क्या है, सेम है। मतलब एक ग्रुप जो गिवन है क्वेश्चन में आपका वो किस टाइप का है, तो ग्रुप गिवन है आपका SL2Z3 टाइप का। मुझे फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ में बात करूं यदि SLNZP का, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका बताया गया है कि P टू द पावर n माइनस P टू द पावर n माइनस 1 इंटू P टू द पावर n माइनस P टू द पावर n माइनस 2, ऐसे ही कहाँ तक होता है, तो P टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई P माइनस 1। इसका ऑर्डर यही होता है। यदि मैं बात करूं जनरल ग्रुप का, यहाँ पे क्या गिवन है, तो n की जगह पे गिवन है 2 और P की जगह पे गिवन है 3। मुझे फाइंड करना है कि SL2Z3 का क्या होगा ऑर्डर। अब मैं बात करी थी ऑर्डर ऑफ SL2Z3 का, तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 3 टू द पावर 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। अब बस मुझे सॉल्व कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 इंटू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गया 24। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में मेरे लिए करना क्या था, तो इस क्वेश्चन में जो ग्रुप गिवन था बस आपको ग्रुप पहचानना था कि वो ग्रुप किस टाइप का होगा। तो ग्रुप किस टाइप का होगा, SL2Z3। और आप जैसे ही पहचानते हैं कि SL2Z3 है, आपको पता होता है कि ऑर्डर ऑफ SLNZP क्या होता है। बस आपको n के जगह पर 2 और p की जगह पर 3 पुट कर देना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 24। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। मुझे बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो ये तो आपका स्टेटमेंट बताया गया है कि साइक्लिक ग्रुप के जितने सारे कोसेंट ग्रुप होते हैं वो सारे क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। मुझे ढूंढना क्या था, फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी गिवन है, if G is a group and ZG its center, then quotient group G by ZG is cyclic, then G is abelian। मतलब ये कहता है कि यदि G कोई ग्रुप है और ZG उसका सेंटर है, then G by ZG साइक्लिक होता है, तो G abelian होता है। तो ये भी आपको स्टेटमेंट बताया गया है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब ये फॉल्स नहीं है। अब मैं यदि बात करता हूँ ऑप्शन सी का, ऑप्शन सी कहता है, if G and H are groups and if G to H is a homomorphism, then F induces an isomorphism of G by kernel F with H। मतलब F हमेशा जो है इंड्यूस करेगा आइसोमॉर्फिज्म, जो G by कर्नल F आइसोमॉर्फिक होगा H पे, ठीक है। तो मैपिंग क्या डिफाइंड है, तो मैपिंग डिफाइंड है F जो G से H जाता है, और दिया हुआ क्वेश्चन में F होमोमॉर्फिज्म है। मैं ले लेता हूँ कोई होमोमॉर्फिज्म F जो Z2 से Z4 जा रहा है, ठीक है। मैं G क्या ले लिया, Z2 ले लिया, और H में ले लिया Z4। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ कि क्या ऐसा मुझे कर्नल F मिलेगा जिसे मैं Z2 बाई कर्नल F करूं तो Z4 का आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। अब देखिए कर्नल क्या है इसका, यदि मैं बात करूं कर्नल ऑफ Z2 का, तो क्या हो सकता है, तो या तो 0 हो सकता है और Z2 हो सकता है। कर्नल मतलब क्या, नॉर्मल। Z2 के पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप है, या तो आइडेंटिटी या खुद। अब यदि कर्नल में Z2 का 0 लेता हूं, तो यदि मैं Z2 बाई कर्नल F करता हूं, ठीक है, मैं पहले क्या ले लिया, आइडेंटिटी। Z2 बाई आइडेंटिटी किसका आइसोमॉर्फिक होगा, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के, जो आइसोमॉर्फिक नहीं है Z4 के। अब दूसरा कर्नल क्या बचा, तो Z2 बचा। अब मैं यदि Z2 बाई यहाँ भी कर्नल F मतलब Z2 बाई Z2 करूं, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z1 के, जो आइसोमॉर्फिक नहीं है Z4 के। मतलब यहाँ मैंने दो ग्रुप ऐसा लिया G और H
जहां पे मुझे दो कर्नल मिला, एक आइडेंटिटी और एक Z2, और मैं दोनों कर्नल के लिए जब J बाय J कर्नल F किया, मुझे एक भी कर्नल के लिए वो आइसोमॉर्फिक नहीं है H के लिए, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो ऑप्शन सी गिवन है वो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, वो सारे ग्रुप के लिए ट्रू नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। और मुझे ढूंढना क्या था, फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये हमारा ट्रू हो गया। अब ऑप्शन डी गिवन है एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, तो ये भी आपका स्टेटमेंट है कि अबेलियन ग्रुप के जितने सारे कोसेंट ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं, तो ये हमारा क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। मुझे ढूंढना क्या था, फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो यहाँ से मेरा फाइनली आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन सी जो है हमारा ट्रू आंसर हुआ। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या था, तो इस क्वेश्चन में बस आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन गिवन है, let G be a group of order 105 and H be is subgroup of order 35, then क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप गिवन है, क्या है 105 और H सब ग्रुप है G का, सच दैट ऑर्डर ऑफ H डिफाइंड है क्या है 35 है। मुझे फर्स्ट ऑप्शन में चेक करना है कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। मुझे क्या चेक करना है कि क्या H नॉर्मल सब ग्रुप है G का। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि H क्या है, सब ग्रुप है G का, ये तो आपका क्वेश्चन में गिवन है। मुझे चेक करना है कि क्या नॉर्मल भी होगा, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप गिवन है 105। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 × 5 × 7, ठीक है। अब मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जैसे ही मैं लिखता हूँ 3 × 5 × 7, मैं मान लेता हूँ कि P है, Q है, R है, तो यहाँ पर क्या है 3 < 5 < 7, मतलब P < Q < R। और मैं जैसे ही लिखता हूं तो आपके माइंड में प्रॉपर्टीज याद आना चाहिए, यदि ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू आर हो, जहां पी लेस देन क्यू लेस देन आर हो और पी क्यू आर क्या हो, प्राइम हो, देन जी के पास जो क्यू आर ऑर्डर का सबग्रुप होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो जो एच का ऑर्डर है वो क्या है 35 है, मतलब 5 × 7 है, ठीक है, जो किसके इक्वल है, तो क्यू इंटू आर। मैं इसे बड़ा इक्वल नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ क्या है क्यू इंटू आर के। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो एच जो क्वेश्चन में गिवन है सब ग्रुप वो क्या होगा, नॉर्मल होगा जी का बाय प्रॉपर्टी। एच जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, मतलब जो आपका ऑप्शन ए कहता है कि एच इज नॉर्मल ऑफ जी, वो क्या है, करेक्ट है बाय प्रॉपर्टी। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन बी का, तो ऑप्शन बी कहता है कि एच इज साइक्लिक, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ एच क्या गिवन है, तो ऑर्डर ऑफ एच गिवन है 35, मतलब ये क्या गिवन है, तो 5 × 7 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जहां 5 डिवाइड नहीं करता है 7 - 1 को, और 5 क्या है, लेस देन है 7 के। अब मैं जैसे ये सारी चीज लिखता हूं तो आपके माइंड में फिर से प्रॉपर्टी याद आना चाहिए, यदि ऑर्डर ऑफ जी क्या हो, पी क्यू होता है, और जहां पी लेस देन क्यू हो और पी डजंट डिवाइड क्यू - 1, तो मैं क्या बोलता हूं कि वो एच जो होगा आइसोमॉर्फिक होगा जेड पी क्यू के। अब देखिए यहाँ भी क्या है कि ऑर्डर ऑफ एच क्या है 5 × 7 है, जहाँ 5 डजंट डिवाइड कर रहा है 7 - 1 को, और 5 लेस देन 7 है। मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि H जो होगा आइसोमॉर्फिक होगा ZP × Q, मतलब 5 × 7 मतलब Z35, और Z35 क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो ऑप्शन बी गिवन है कि H इज साइक्लिक, वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि H क्या है, Z35 है। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन सी का। ऑप्शन सी गिवन है कि G इज सिंपल। अब जैसा कि हमने फर्स्ट ऑप्शन में देखा कि H जो है नॉर्मल सबग्रुप है G का, मतलब G के पास एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सबग्रुप मिल रहा है। G सिंपल कैसे हो सकता है, क्योंकि सिंपल का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी ग्रुप सिंपल होता है यदि उसके पास एक भी नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सबग्रुप नहीं मिले। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि H जो है 35 ऑर्डर का नॉर्मल सबग्रुप है G का, मतलब नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सबग्रुप मिल रहा है G के पास, तो G तो सिंपल नहीं होगा। तो जो आपको ऑप्शन सी गिवन है कि G इज सिंपल, वो क्या है, इनकरेक्ट। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन डी का। तो ऑप्शन डी गिवन है H हैज अ नॉर्मल सबग्रुप K ऑफ ऑर्डर 5 एंड K इज नॉर्मल इन G। ये कहता है कि H के पास नॉर्मल सबग्रुप होगा 5 ऑर्डर का जो K है, और वो K क्या होगा, नॉर्मल होगा G में। अब देखिए ऑर्डर ऑफ H मतलब H आइसोमॉर्फिक किसको है, तो H आइसोमॉर्फिक है Z35 के। अब बोलता है कि क्या K जो है नॉर्मल होगा H में और G में। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 5 है। अब H आइसोमॉर्फिक है Z35 के, और हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उसको जो जो नंबर डिवाइड करता है वो सारे पॉसिबल ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप मिलते हैं उस ग्रुप के पास। अब देखिए यहाँ पर 5 डिवाइड कर रहा है Z,
मतलब 5 डिवाइड कर रहा है 35 को, इसका मतलब क्या है कि H के पास 5 ऑर्डर का सबग्रुप तो मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है, यदि कोई भी ग्रुप साइक्लिक हो तो उसके जितने भी सारे सबग्रुप होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो यहाँ पर H क्या है, साइक्लिक है और इसके पास 5 ऑर्डर का सबग्रुप है, तो सबग्रुप कैसा होगा, नॉर्मल सबग्रुप होगा। तो मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि K नॉर्मल तो होगा H में। साथ में क्वेश्चन में हमने ऑप्शन ए में चेक किया है कि H नॉर्मल है G में। अब मुझे बताना है कि क्या K नॉर्मल होगा G में। तो फ्रेंड ये कोई जरूरी नहीं है, ये आपको बताया गया है कि यदि K नॉर्मल हो H में और H नॉर्मल है G में तो कोई जरूरी नहीं कि K भी नॉर्मल होगा G में। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इम्प्लाई नीड नॉट, या मैं लिख देता हूँ इम्प्लाई K नीड नॉट नॉर्मल इन G। ठीक है, ये क्या होता है, नीड नॉट। कोई जरूरी नहीं है कि के भी नॉर्मल होगा G में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी ऑलवेज के लिए बोलता है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो फिर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए और बी हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 गिवन है, लेट G इक्वल टू U32 एंड H इक्वल टू 131, द कोसेंट ग्रुप G by H इज आइसोमॉर्फिक टू। मुझे बताना है कि कोसेंट ग्रुप G by H किसके आइसोमॉर्फिक होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि G है इक्वल U32 के और H गिवन है इक्वल है 131 के। मुझे बताना है कि G by H किसके आइसोमॉर्फिक होगा। अब U32 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तो U2 टू द पावर 5। और मैं जैसे ये लिखता हूँ तो हम जानते हैं कि U2 टू द पावर R, जहाँ R ग्रेटर देन 2 हो, वो किसका आइसोमॉर्फिक होता है, तो आइसोमॉर्फिक होता है Z2 क्रॉस Z2 टू द पावर R माइनस 2, मतलब 5 माइनस 2, क्योंकि एक R की जगह पर क्या है 5 है। तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हुआ, तो Z2 क्रॉस Z2 टू द पावर 3, मतलब आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z8। ये क्या है, तो ये हमारा G है। ठीक है, अब H गिवन है 131, मतलब ये 2 ऑर्डर का सबग्रुप है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि H आइसोमॉर्फिक है Z2 के। मुझे क्या फाइंड करना है कि G by H किसके आइसोमॉर्फिक है, मतलब मुझे फाइंड करना है कि Z2 क्रॉस Z8 by Z2 एक किसके आइसोमॉर्फिक है। अब मैं बात करूँ कि इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा, तो फ्रेंड इसका एलिमेंट कुछ इस टाइप का होगा, Z2 प्लस AB, जहाँ AB एलिमेंट किसका होगा, तो AB बिलोंग्स टू Z2 क्रॉस Z8। ठीक है, अब मुझे बात करना है कि किसकी आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, अब Z2 क्रॉस Z8 का ऑर्डर 16 है और इसका ऑर्डर 2 है, मतलब 16/2 इक्वल टू 8, मतलब इस कोसेंट ग्रुप का ऑर्डर कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। तो मुझे फाइंड करना है कि 8 ऑर्डर का एक कोसेंट ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है। अब देखिए Z2 प्लस AB है, जहाँ AB एंट्रीज किसका है, तो Z2 क्रॉस Z8 का, मतलब मुझे Z2 क्रॉस Z8 में 8 ऑर्डर का एक ना एक एलिमेंट मिलेगा। और जैसे मुझे 8 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा और इस कोसेंट ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 8 है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि ये आइसोमॉर्फिक होगा Z8 के। क्यों, क्योंकि ये 8 ऑर्डर का कोसेंट ग्रुप है और इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि उसके पास एक जनरेटर मिल रहा है। और मैं जैसे ही बोलता हूँ कि Z8 का आइसोमॉर्फिक है, तो जो हमारा ऑप्शन ए गिवन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो इसमें बस करना क्या था, तो इसमें आपको जो ग्रुप गिवन था G इक्वल टू U32, मुझे लिखना था वो किसके आइसोमॉर्फिक है, तो Z2 क्रॉस Z8, और H किसके आइसोमॉर्फिक है, Z2 के आइसोमॉर्फिक है। अब बाकी आप जैसे ही क्वेश्चन ग्रुप करते हैं तो क्या हो जाता है, लिख जाता है कि किसके आइसोमॉर्फिक है, Z8 के आइसोमॉर्फिक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन गिवन है, द नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप Z6 क्रॉस Z5। मुझे क्या फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना है कि Z6 क्रॉस Z5 के पास कितने नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में ग्रुप गिवन है Z6 क्रॉस Z5। मुझे फाइंड करना है कि नंबर ऑफ 5 SSG क्या होगा। अब देखिए Z6 क्रॉस Z5 है, तो मैं किसे क्या लिख सकता हूँ, तो एक मैं लिख सकता हूँ कि आइसोमॉर्फिक है Z30 के। क्यों, क्योंकि GCD ऑफ 6 और 5 क्या है, तो 1 है। और हम लोग जानते हैं कि Zm क्रॉस Zn आइसोमॉर्फिक होता है ZMn के, यदि GCD ऑफ M और N क्या हो, 1 हो। यहाँ पे GCD ऑफ 6 और 5 क्या है, 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z30 के।
मतलब मुझे पता लग गया कि जी इक्वल है किसके, Z30 के, मतलब जी कुछ नहीं बल्कि क्या है, Z30 है। मुझे फाइंड करना है कि नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप कितना है Z30 के पास। अब देखिए Z30 क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप के पास जितने सारे सब ग्रुप होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। मतलब Z30 के पास जितने सारे सब ग्रुप होंगे वो सारे क्या होंगे, नॉर्मल है। अब 5 SSG का जो सब ग्रुप मिलेंगे वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा इसके पास। और हम लोग एक प्रॉपर्टीज और जानते हैं कि एनी PSSG इज नॉर्मल इन G इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनिक। मतलब कोई भी PSSG नॉर्मल होता है G में यदि क्या हो, वो यूनिक हो, या यदि कोई PSSG यूनिक है G में तो क्या होगा, नॉर्मल होगा G में। मतलब कि मैं जैसे ही बोलता हूं कि 5 SSG इज नॉर्मल इन Z30, और मैं लिख देता हूं यहां पर, और Z6 क्रॉस Z5 इंप्लाई क्या करेगा कि नंबर ऑफ 5 SSG वो क्या होगा, 1। क्यों, क्योंकि जैसा कि हमने प्रॉपर्टी देखा है कि कोई भी PSSG यदि नॉर्मल है G में वो कब होता है, इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनिक। मतलब यदि वो नॉर्मल है तो यूनिक होगा, यदि वो यूनिक है तो वो नॉर्मल होगा। यहाँ पे Z30 है तो उसके पास जो 5 SSG होगा वो नॉर्मल है, मतलब क्या है, नंबर ऑफ 5 SSG यूनिक होगा। तो जो हमारा ऑप्शन डी गिवन है नंबर ऑफ 5 SSG यूनिक, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी करना क्या था, तो बस आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ PSSG इज यूनिक इन G इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉर्मल। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 गिवन है, Which of the following statements is true? मुझे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन एवरी साइक्लिक ग्रुप ईच एलिमेंट इज अ जनरेटर। ओके, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, लेट G इक्वल टू Z4, इसके एलिमेंट क्या होते हैं, तो 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास और 3 क्लास। मुझे चेक करना है कि क्या ये सारे एंटी जनरेटर हैं। यदि मैं बात करूं जनरेटर ऑफ Z4 का, तो क्या होगा, तो सिर्फ 1 होता है और 3 होता है। लेकिन ऑप्शन ए में क्या कहता है कि सारे एंट्री जनरेटर होते हैं सारे साइक्लिक ग्रुप के, जो क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे Z4 क्या है, साइक्लिक ग्रुप तो है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट इसके जनरेटर है। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन बी का, तो ऑप्शन बी कहता है कि 1 and 3 आर जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप Z4। जो हमने ऑप्शन ए में चेक किया, हमारा ऑप्शन बी तो ऐसे ही करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी कहता है कि every set of number that is group under addition is also group under multiplication। ठीक है, मैं ले लेता हूं सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ये एडिशन के रिस्पेक्ट में तो ग्रुप बनाता है, लेकिन क्या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही नहीं मिलता है Z डॉट के रिस्पेक्ट में। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारा ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनाता है, क्योंकि उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ऑप्शन सी क्या कहता है कि जो एडिशन के केस बनाएगा ग्रुप, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में ही बनाएगा, जो क्या है, इनकरेक्ट है। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन डी का, तो ऑप्शन डी कहता है कि एवरी सबसेट ऑफ एवरी ग्रुप इज ए सब ग्रुप अंडर इंड्यूस ऑपरेशन। ठीक है, मैं ले लेता हूँ कि G इक्वल टू 1 -1 I माइनस I। ठीक है, ये ग्रुप तो है, ये क्या है, ये ग्रुप तो है, लेकिन मैं ले लेता हूं कि H इक्वल टू I और माइनस I। अब क्या H सब ग्रुप है G का, यहाँ पर ऑपरेशन क्या डिफाइंड है, तो ऑपरेशन डिफाइंड है मल्टीप्लिकेशन। अब मैं बात करता हूँ कि सब ग्रुप है या नहीं है, तो I डॉट यदि मैं करूँ माइनस I, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो माइनस I का होल स्क्वायर, जो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, जो बिलोंग नहीं करता है H में। मैं कैसे बोल सकता हूँ कि H सब ग्रुप है G का। लेकिन ऑप्शन डी में क्या कहता है कि G यदि ग्रुप हो, देन उसका कोई भी सबसेट जो होगा वो सब ग्रुप होगा, जो क्या है, इनकरेक्ट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया। तो ये फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन गिवन है, let A equal to 2 6 3 5 be a matrix over integers modulo 11। ठीक है, देन इनवर्स ऑफ A, मुझे फाइंड करना है कि A का इनवर्स क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो A मैट्रिक्स आपका गिवन है 2 6, ठीक है, 2 6 3 5।
2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है जहाँ ऑपरेशन क्या है, तो इंटीजर मॉडुलो 11। ठीक है, मुझे फाइंड करना है कि ए इनवर्स क्या होगा। तो ए इनवर्स होता क्या है, तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैं बात करूं जो मैट्रिक्स गिवन है इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो इसका यदि मैं बात करूं एडजॉइंट का, तो 2 का कोफैक्टर क्या है, तो 5। ठीक है, 6 का कोफैक्टर क्या है, -3, 3 का कोफैक्टर क्या है, -3, और 5 का कोफैक्टर क्या है, तो 2 है। इसका ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, 5 × 2 -18, तो ये क्या हो जाएगा, -8। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -8। अब यदि मैं यहाँ पर ट्रांसपोज को ऑपरेट करवाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, तो 5 -6 -3 और ये क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय -8। क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो इंटीजर मॉडुलो 11। अब मैं यदि इस मैट्रिक्स पे मॉडुलो 11 चलाऊं तो ये क्या हो जाएगा, तो 5 ही रहेगा। -6 से यदि इसमें मॉडुलो 11 चलाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। -3 में मॉडुलो 11 चलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 2 डिवाइडेड बाई मैं -8 पे मॉडुलो 11 चलाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 3 इनवर्स। मतलब ये क्या हो गया, तो 3 इनवर्स 5, 5, 8 और 2। अब बस मुझे फाइंड करना है कि 3 का इनवर्स क्या होगा। मतलब मैं 3 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 दे इंटीजर मॉडुलो 11 ऑपरेट करवाने पे। ठीक है, मुझे यही फाइंड करना है। अब मैं यदि x4 रखता हूं तो 3 × 4 क्या देगा, 1 देगा मॉडुलो 11 पे। मतलब 3 का इनवर्स क्या होगा, तो 3 का इनवर्स मैं बोल सकता हूँ कि 4 होगा। मतलब मुझे मिल गया कि 3 का इनवर्स 4 है। तो 4 × 5 8 2 ए मैट्रिक्स। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, तो 4 × 5 20 20 32 और ये क्या हो गया, 8। अब फिर से मुझे इस पे मॉडुलो 11 ऑपरेट करवाना है। अब मैं इस मैट्रिक्स पे मॉडुलो 11 ऑपरेट करवाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, तो 20 पे मॉडुलो 11 ऑपरेट करवाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। 32 पे तो ये क्या हो जाएगा, 10 और ए 8। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा ऑप्शन डी गिवन है a = 9 9 10 8, वो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, ट्रू हो गया। इस क्वेश्चन में करना क्या था, तो क्वेश्चन में करना यही था कि जैसे आप ए इनवर्स निकालते हैं सेम वर्क करना था, लेकिन यहाँ पे आपको बस मॉडुलो 11 ऑपरेट करवाना था, जो आपको करवाने आना चाहिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन गिवन है, लेट H be a finite subgroup of the group G and G belongs to G if a small g capital H G inverse equal to, आपका सेट डिफाइंड है, देन मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि H सब ग्रुप है G का और G बिलोंग करता है G से, सच दैट सेट डिफाइंड है कि G H G इनवर्स इक्वल टू, ठीक है, सेट क्या डिफाइंड है, तो G H G इनवर्स इक्वल टू, ये क्या है, तो एक गिवन है कि इक्वल है G H G इनवर्स के, जहां H बिलोंग्स टू H है। ठीक है, मुझे बताना है कि अब कौन सा जो रिलेशन गिवन है ऑप्शन में, वो कौन सा रिलेशन ट्रू है। अब ऐसा गिवन है तो मैं ले लेता हूं कि G इक्वल टू, मैं क्या ले लूं, तो 1 -1 I -I, मैं एक ऐसा ग्रुप ले लेता हूँ। H क्या गिवन है क्वेश्चन में कि सब ग्रुप है, मैं ले लेता हूँ कि H इक्वल टू क्या है, 1 -1। ठीक है, यहाँ पे H क्या है, H सब ग्रुप है ग्रुप G का। अब बोलता है कि G बिलोंग्स टू G के लिए G H G इनवर्स सेट डिफाइंड है कुछ इस तरह का। देन मुझे बताना है कि इस सेट का कार्डिनलिटी जो होगा H के कार्डिनलिटी से क्या होगा, मतलब बड़ा होगा, छोटा होगा या 1 होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे G लिया और H लिया। अब मैं यदि बात करूँ G H G इनवर्स का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि G 1 -1, क्योंकि H सेट क्या है, 1 -1, G इनवर्स जहां H बिलोंग्स टू है H, मैं तो यहाँ पे H ले ही लिया है। मुझे बस बताना है कि जो सेट होगा इसका कार्डिनलिटी क्या होगा। अब देखिए यदि मैं G की जगह पर क्या रख लूँ, तो 1 रखूँ, तो 1 × H × 1 इनवर्स, तो क्या मुझे मिलेगा, तो फाइनली मुझे H ही मिलेगा। जैसा कार्डिनलिटी तो मुझे यहाँ से क्या मिला, H के इक्वल है। यदि मैं -1 रखूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा, H × H -1 का इनवर्स, तो ये यहाँ भी मुझे H ही मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि G में क्या रख सकता हूँ, 1 रख लिया, -1 रख लिया। अब मैं यदि G इक्वल टू I रखूँ, तो I × H × I का इनवर्स,
ठीक है। तो आई का इनवर्स क्या हो जाएगा, तो आई इंटू एच, आई का इनवर्स क्या हो जाएगा, तो माइनस आई। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैंने लिया है कि एच इक्वल टू 1 माइनस 1, यदि मैं आई को 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 इंटू आई, सॉरी इंटू माइनस आई, क्योंकि आई का इनवर्स क्या है, माइनस आई। अब देखिए यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस 1, मतलब जब मैं आई जी की जगह पर आई लिया तब भी जो मुझे मिला वो क्या मिला, ए क्या है, तो एच के इक्वल ही है। अब सेम में यदि आई इक्वल टू माइनस आई, मतलब जी इक्वल टू माइनस आई रखूं तब भी मुझे क्या मिलेगा, यदि जी इक्वल टू माइनस आई रखूं तब भी मुझे क्या मिलेगा, तब भी मुझे मिलेगा कि एच के इक्वल है। मतलब मैंने एक ऐसा ग्रुप डिफाइन किया और एच उसका ऐसा सब ग्रुप लिया जहां पे जी एच जी इनवर्स का जो कार्डिनलिटी है वो किसके इक्वल आ रहा है, एच के इक्वल आ रहा है। जो आपको ऑप्शन गिवन है फर्स्ट ऑप्शन कि कार्डिनलिटी ऑफ जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच, वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब बाकी जो ऑप्शन गिवन है कि कार्डिनलिटी ऑफ जी एच जी इनवर्स लेस देन एच, वो तो ट्रू यहाँ हो नहीं रहा है क्योंकि हमने एक ऑप्शन ऐसा लिया जहां पे क्या है कि उसका कार्डिनलिटी इक्वल है, मतलब लेस देन तो नहीं है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ तुम्हारा ऑप्शन बी क्या है, इनकरेक्ट। ऑप्शन सी कहता है कार्डिनलिटी ग्रेटर देन होगा एच से, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो इक्वल आ रहा है। ऑप्शन डी कहता है कार्डिनलिटी ऑफ जी एच जी इनवर्स वो इक्वल होगा 1 के, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कार्डिनलिटी ऑफ जी एच जी इनवर्स किसके इक्वल है, तो 2 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ जी एच जी इनवर्स इक्वल है कार्डिनलिटी ऑफ एच के, और एच का कार्डिनलिटी कितना है, 2 है, तो ए भी ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन डी भी क्या है, इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 गिवन है, द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द साइक्लिक ग्रुप Z14 टू द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। मुझे फाइंड करना है कि Z14 से जो ग्रुप का ऑर्डर 7 है वहां पे नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कितना होगा। ठीक है, मतलब Z14 टू फाइंड करना है कहाँ, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 मतलब Z7। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 का मतलब क्या है, तो आइसोमॉर्फिक किसका होगा, Z7 का होगा। मतलब मुझे फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मुझे कितना मिलेगा। अब मैं बात करूँ कि यहाँ से यहाँ नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म का फ्रॉम Z14 टू Z7, तो बाय फार्मूला ये क्या हो जाएगा, GCD ऑफ 14 और 7। यही होता है कि Zn से Zn में मुझे फाइंड करना होता है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म तो किसके इक्वल होता है, तो GCD ऑफ m और n, मतलब GCD ऑफ 14 और 7 के इक्वल होगा। और GCD ऑफ 14 और 7 किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। मतलब मुझे यहाँ से पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो है Z14 टू Z7 में कितना है। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, तो मुझे सिर्फ नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फाइंड करना है। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितना मिला है, 7 मिला है। इसमें ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कितने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक। तो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, तो ए इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 1, 7 माइनस ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, तो ये किसके इक्वल हो गया, तो सी ऑप्शन हो गया। तो जो हमारा ऑप्शन गिवन है डी ऑप्शन, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू 6, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें करना क्या था, तो इसमें बस करना आपको यही था कि आप फाइनली क्या करो कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकाल लें, उसके बाद उसमें से ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म घटा दें, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 गिवन है, द क्वोशिएंट ग्रुप R by Z इज, फर्स्ट ऑप्शन है एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, बी ऑप्शन है साइक्लिक, सी ऑप्शन है द सेम एज R plus Z where R belongs to 0 to 1, एंड डी ऑप्शन है आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस। ठीक है, मुझे बताना है कि R by Z क्या होगा। तो R by Z के में बात करूँ इंट्रीज का, तो इसका इंट्रीज क्या होगा, तो Z प्लस ए, जहाँ ए कहाँ से होगा, तो 0 और 1 के बीच में होगा। अब बात है कि मैं इस ग्रुप को ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, 0 1 के बीच में सिर्फ क्यों लिख रहा हूँ, ये तो यहाँ पर आर्स होना चाहिए। तो मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 0 में बात करूँ 0 एलिमेंट का, तो 0 एलिमेंट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर हमारा क्या है, 0 एलिमेंट है। अब इसमें मैं यदि किसी इंटीजर को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, मतलब मुझे 0 एलिमेंट ही मिलेगा। तो मैं उसे ना लिखकर बस मैं उस एलिमेंट को लिख रहा हूँ जो इंटीजर के अलावा है।
तो जो इंटीजर के अलावा मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। तो आर बाई जेड जो ग्रुप होगा कुछ इस टाइप का होगा। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन ए का। तो ऑप्शन ए कहता है कि इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ये इनफाइनाइट तो है, बस मुझे चेक क्या करना है क्या अबेलियन है। अबेलियन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो कम्यूटेटिव होना चाहिए। मतलब जेड प्लस यदि मैं बात करूँ ए क्या इक्वल है ए प्लस जेड का, तो हाँ इक्वल है। यदि मैं जेड में उधर से ए ऐड करूं या मैं राइट से ऐड ए करूं, दोनों क्या है सेम चीज है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ऑप्शन ए गिवन है क्या इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप वो क्या है करेक्ट है। अब मैं बात करता हूं ऑप्शन बी का। तो ऑप्शन बी कहता है कि साइक्लिक ग्रुप। अब जो ग्रुप गिवन है क्या इसके पास एक भी जनरेटर है, इसके पास एक भी जनरेटर नहीं है। मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये साइक्लिक ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ऑप्शन बी हमारा क्या है इनकरेक्ट। ऑप्शन सी कहता है कि द सेम एज आर प्लस जेड वेयर आर बिलोंग्स टू 0 to 1। जो हमने लिया है कि आर बाई जेड किसके इक्वल है, तो आर बाई जेड इसके इक्वल है, बस यहाँ पे एक जगह पर क्या है गिवन आर है। मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है, इसी तरह का ग्रुप बनेगा। डी ऑप्शन कहता है कि आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडल्स। इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि इक्वल होगा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के, क्योंकि यूनिट मॉडलो यदि बात करता है मल्टीप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसका मतलब क्या है साइक्लिक ग्रुप। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आर बाई जेड क्या आइसोमॉर्फिक है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के, तो नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी भी क्या है इनकरेक्ट। फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 गिवन है Which of the following pair of groups are isomorphic to each other। मुझे बताना है कि जो चार ऑप्शन गिवन है उनमें से कौन कौन सा पेयर एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है। अब मैं बात करता हूँ यदि फर्स्ट ऑप्शन का, तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है Z प्लस और Q प्लस। मुझे बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। अब देखिए Z प्लस क्या होता है, तो एक साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन एक क्या होता है, तो एक नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है, नॉन साइक्लिक अबेलियन होता है, ठीक है, नॉन साइक्लिक होता है। तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि दोनों ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है, क्यों, क्योंकि यदि आइसोमॉर्फिक होता तो ये साइक्लिक है तो ये साइक्लिक होता, ये नॉन साइक्लिक है तो ये नॉन साइक्लिक होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये साइक्लिक है और ये नॉन साइक्लिक है। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक तो नहीं हुआ, क्योंकि आइसोमॉर्फिक होता है तो दोनों का बिहेवियर क्या होता है सेम होता है। मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा ऑप्शन ए गिवन है वो क्या है इनकरेक्ट है, ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन बी का। तो ऑप्शन बी गिवन है Q प्लस और R प्लस डॉट। क्या गिवन है, तो गिवन है Q प्लस और R प्लस डॉट। मुझे बताना है कि ये आइसोमॉर्फिक होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे तो मैं वैसे नहीं बता सकता हूँ कि ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, क्योंकि ए क्या है नॉन साइक्लिक है, ए भी नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ए भी अबेलियन है, ए भी अबेलियन है। इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के एक एलिमेंट है, इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के एक एलिमेंट है। तो मैं यहाँ कैसे बताऊँ कि आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो फ्रेंड ए भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि यदि आइसोमॉर्फिक होता तो मुझे कम से कम एक मैप तो ऐसा जरूर मिलता जो यहाँ से वहाँ क्या होता होमोमॉर्फिज्म होता, 1-1 होता, 1-2 होता। मुझे यहाँ एक भी ऐसा होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलता है जो यहाँ से वहाँ क्या हो 1-1 और 1-2 हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। यहाँ भी मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों पेयर एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है। मैं बात करता हूँ ऑप्शन सी का। ऑप्शन सी कहता है कि R प्लस और R प्लस डॉट, ठीक है, R प्लस और R प्लस डॉट। मुझे बताना है कि क्या ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। अब देखिए ए क्या है, तो ए अबेलियन ग्रुप है, ए भी अबेलियन ग्रुप है, ए नॉन साइक्लिक है, ए भी नॉन साइक्लिक है। मतलब मैं इस तरह से मतलब नहीं बता सकता हूँ कि आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक मैपिंग डिफाइन करूँगा fx इक्वल टू e टू द पावर x। अब देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए यहाँ पे f क्या है, तो इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे f क्या है होमोमॉर्फिज्म है। साथ में ये 1-1 1-2 भी है, क्यों, क्योंकि e टू द पावर x का ग्राफ क्या होता है, तो कुछ इस तरह का होता है। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये y इक्वल टू e टू द पावर x हो गया। अब मुझे यहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू मिलता है। मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ये 1-1 भी है। और साथ में जब मैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R लेता हूँ तो क्या करता है, पूरे पॉजिटिव रियल नंबर को जनरेट करता है। मतलब क्या है कि 1-2 भी है, मतलब ये होमोमॉर्फिज्म 1-1 भी है और 1-2 भी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म मिला जो इस ग्रुप से इस ग्रुप में 1-1 और 1-2 है। मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा।
तो जो ऑप्शन सी गिवन है वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है ऑट Z3 और ऑट Z4। अब मैं बात करता हूँ यदि ऑट Z3 का, तो ऑट Z3 किसका आइसोमॉर्फिक होता है, तो ये आइसोमॉर्फिक होता है Z2 का। यदि मैं बात करूँ ऑट Z4 का, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है, ये आइसोमॉर्फिक होता है Z2 का। मुझे बताना है क्या दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा हो कि ऑट Z3 भी Z2 Z4 भी Z2 है, तो ये दोनों ग्रुप क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आइसोमॉर्फिक तो होंगे ही। तो फ्रेंड यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है, सिर्फ